लोग कहते थे कि मेरी मम्मी के हाथ में जादू है। मम्मी उन औरतों का इलाज किया करती थी जिनके पेट में पथरी होती थी। वे माँ के पास आ जाती क्योंकि मम्मी ने अपना एक खास तेल बना रखा था। इस तेल के 3 कतरे मरीजों की नाभि में डालती और अपने बेड पर लिटाकर बाहर से कमरा बंद कर देती। सुबह होती तो मरीज अच्छी भली हो जाती और मम्मी को खूब दुआएं देती, साथ साथ पैसे भी दे जाती। मेरी मम्मी दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी है। वो कमाए गए सारे पैसे मेरी हथेली पर रख देती और कहती कि तू इन सब चीज़ों की मालकिन है। मेरा प्यार मम्मी के लिए बढ़ जाता था। आज भी मम्मी के पास एक बहुत खूबसूरत सी लड़की आई थी और साथ में लड़की की माँ भी थी। वो रो रो कर अपनी हालत के बारे में बता रही थी। मैं इस लड़की को देखकर बोली, आपको ज़रूर नज़र लगी है। वो मेरी बात सुनकर खामोश हो गई। मम्मी ने इस लड़की को रात का टाइम दे दिया और कहा कि भगवान ने चाहा तो तुम सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाओगी। उस लड़की की माँ मम्मी को दुआएं देती चली गई। मैं सोच में पड़ गई कि मम्मी के पास केवल कम उम्र और जवान लड़कियां ही इलाज के लिए क्यों आती हैं। मैं मम्मी से बोली, मम्मी ये पथरी सिर्फ जवान लड़कियों को ही क्यों होती है? मैंने कभी किसी बड़ी उम्र की औरत को आपके पास इलाज करवाने के लिए आते नहीं देखा। मम्मी मेरी बात सुनकर एकदम चौंक गई। वो बोली, काम्या मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी जबान बहुत तेज होती जा रही है। मैं हंसी और बोली, मैं आपका खास तेल अपने पेट पर लगाने जा रही हूँ। मम्मी पानी पी रही थी। उन्होंने गुस्से में वह गिलास दीवार पर दे मारा। गिलास के टुकड़े हो गए, जबकि मैं अंदर से बहुत डर गई थी। मैं जल्दी उठी और अपने कमरे में चली गई। मैं चुप बैठी थी। ना जाने आज मम्मी को क्या हो गया था। मैं रोती चली जा रही थी। थोड़ी देर बाद मम्मी मेरे कमरे में आ गई और मुझे गले लगाकर प्यार करने लगी और बोली, काम्या मेरे काम के बारे में बात ना किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने रोते हुए मम्मी से वादा कर लिया कि मैं कभी आपके काम में दखलंदाजी नहीं करूँगी। मैं मम्मी के डर से ये वादा तो कर चुकी थी, लेकिन इंसान की आदत होती है, उसे जिस चीज़ से मना किया जाए वह उसी तरफ जाता है। मैंने भी दिल ही दिल में ठान लिया था कि मम्मी के इलाज का तरीका मैं जानकर ही रहूँगी। हो सकता है कि हम दोनों माँ बेटी मिलकर इस काम को आगे बढ़ा सकें। रात हुई तो वही प्यारी सी लड़की आई और कमरे में चली गई और फिर 15 मिनट बाद मम्मी बाहर आ गई। मम्मी ने दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया और चाबी अपने पास रखकर सोने के लिए लेट गई। वह सारा दिन की थकी हुई होती थी, इसीलिए जल्दी सो जाया करती। थोड़ी देर बाद ही मम्मी खर्राटे भरने लगी। मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मम्मी की चाबी उठा लूं और लड़की के पास जाकर बैठ जाऊं। वह थी भी तो कम उम्र की, क्या पता उसे डर लग रहा हो। मैं चुपके से उठी और मम्मी के तकिए के नीचे से वह चाबी उठा ली और मैं बड़ी खुश थी। फिर दबे कदमों जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकल आई। अब मेरा रुख मम्मी के क्लिनिक की तरफ था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मम्मी अभी भी सो रही थी। मैं आराम से आगे बढ़ी और जैसे ही मैंने कमरे में देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरा नाम काम्या है। मैं 8 साल की थी जब पापा मर गए थे। पापा के देहांत के बाद यूं लगा जैसे किसी ने हमारे सर से छत छीन ली हो। अब आए दिन मकान मालिक हमारे घर आकर बैठा रहता था। वह अपने किराए का तकाजा करता तो मम्मी हाथ जोड़कर मोहलत मांगती। मकान मालिक माँ से बोलता, तुम हर वक्त रोती हो, कभी अपनी सूरत देखी है आईने में? तुम कितनी हसीन हो, लगता नहीं कि तुम एक बच्चे की माँ हो। तुम रोना धोना छोड़ो, मुझसे शादी कर लो, यह मकान तुम्हारे नाम कर दूंगा और तुम्हें बड़ा खुश रखूंगा। मैं किचन के दरवाजे की ओर से यह सब देख रही थी। मैं कांपने लगी, आंखों से आंसू बहते चले जा रहे थे। मेरी मम्मी अगर गंदे अंकल से शादी कर लेंगी तो मेरा क्या होगा? मैं किधर जाऊंगी? तभी मम्मी ने मकान मालिक के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। मैं बहुत दूर खड़ी थी, मगर फिर भी मेरे कानों में साए साए होने लगी थी। मम्मी ने उसका गिरेबान पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। अगले ही दिन हमने वो घर छोड़ दिया और एक नए इलाके में आ बसे थे। यहाँ आते ही मम्मी के हाथ ये जादुई तेल क्या लगा, हमारी तो काया ही पलट गई। मम्मी ने खुद अपना मकान खरीद लिया।
हमारे तो दिन ही फिर गए। मम्मी को लोग जानने लगे थे और मम्मी दूर दूर तक मशहूर हो गई थी। लेकिन आज तक मेरे कानों में मम्मी का वो थप्पड़ अक्सर याद आता जो उन्होंने मकान मालिक को मारा था। तब मम्मी जवान थी, हाथों में ताकत थी, लेकिन आज भी पहले जैसा ही दम था। और इसका अंदाज़ा मुझे आज हुआ। मैं ताले में चाबी लगाने लगी, तभी मुझे पकड़कर किसी ने अपनी तरफ खींचा था। पीछे मुड़कर देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वहाँ तो मेरी मम्मी खड़ी थी और वो मुझे गुस्से में घूर रही थी। मम्मी ने मेरे गाल पर इस कदर जोर से थप्पड़ मारा था कि मैं ज़मीन पर गिर पड़ी थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं कुछ सुने बगैर कमरे में चली गई। आज दिल बड़ी बुरी तरह से टूटा हुआ था। मम्मी को ये सब नहीं करना चाहिए था। उन्हें मुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं रोती जा रही थी और साथ साथ मम्मी को दिल ही दिल में यह कहती जा रही थी कि आपने यह सब अच्छा नहीं किया। मेरे दिमाग में ख्याल आया, हो सकता है माँ का कोई बहुत बड़ा राज इस कमरे में छुपा हुआ है। वो शायद डरती हैं कि कहीं मुझे हकीकत मालूम न हो जाए। मैंने सोच लिया था कि मैं मम्मी का राज जानकर ही रहूँगी, लेकिन मम्मी के सामने बिल्कुल नॉर्मल रहूँगी ताकि उन्हें मुझ पर किसी किस्म का शक ना हो। सुबह हुई तो वह कमरे में आई। उनकी आंखें सूजी हुई थी। ऐसा लगा जैसे वो रात भर रोती रही हो। वो मेरे सामने हाथ जोड़े हुए खड़ी थी और बोली, मेरी बेटी, अपनी मम्मी को माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ कि मुझसे बड़ी गलती हो गई है, मगर तुम नहीं जानती कि इलाज करने वालों के कुछ वसूल होते हैं और सबसे बढ़कर वसूल यह होता है कि मरीज को प्राइवेसी दी जाए। मैं भी यही सब करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम मेरी हिम्मत बनने के बजाय मुझे तंग कर रही हो। अगर तुम ये सब करती रही तो मुझे लगता है कि मैं लोगों के इलाज से हाथ खींच लूँगी। उन सब का गुनाह फिर तुम्हें ही मिलेगा। फिर यह भी याद रखना कि हमें एक बार फिर से गरीबी का मुंह देखना पड़ेगा। हर चीज़ के लिए तरसना पड़ेगा। मंजूर है ना? मैंने ना में सिर हिला दिया। मैं बोली, मम्मी, आज के बाद आपको मेरी तरफ से किसी किस्म की शिकायत नहीं होगी, इसीलिए आप अपना काम जारी रखें। मम्मी खुश हो गई थी, तो मैंने भी सोच लिया था कि जो जैसा चल रहा है चलने देती हूँ। माँ को तंग करना ठीक नहीं है। फिर मम्मी की यह बात सही थी कि इलाज की जगह पर प्राइवेसी ज़रूरी होती है। मैंने अपने दिलो दिमाग से इस शक को ख़त्म कर दिया, मगर मैं नहीं जानती थी कि आगे कुछ ऐसा हो जाएगा कि मुझे अपनी माँ के अस्तित्व से नफरत हो जाएगी। एक हफ्ता आराम से गुजर गया। मैंने मम्मी को तंग नहीं किया। मम्मी खुश थी, मगर मैं परेशान थी कि पथरी सिर्फ जवान लड़कियों को ही क्यों होती है। आज मेरे पेट में हल्का दर्द उठा तो मुझे यही डर लगने लगा कि कहीं पथरी तो नहीं बन गई। मैं मम्मी का इंतज़ार करके थक गई थी। वह पड़ोस का कह कर निकली थी। मैं चाहती थी कि मम्मी जल्दी से वापस आ जाएं और मुझे डॉक्टर के पास ले चलें। मैं दर्द से मजबूर हो गई थी। मुझे लगा क्या पता मेरे भी पेट में पथरी बन गई हो। मैं जल्दी से उठकर मम्मी के ख़ास कमरे में चली गई, जहां मम्मी औरतों की पथरी का ख़ास इलाज किया करती थी। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैं अब मम्मी का इंतज़ार नहीं कर सकती थी। मैंने कमरा बंद करके 3 कतरे अपनी नाभि में डाल लिए और आराम से कोने में लेट गई। अभी 10-15 मिनट भी नहीं हुए कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और मम्मी का थप्पड़ याद आने लगा। मैंने खुद को वहीं बेड के कोने में खिसका लिया था। मम्मी कमरे में आई। मम्मी के पीछे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। वो मुझे दिख नहीं रहा था। माँ बोली, लड़की तुम्हें यहाँ से मिल जाएगी, तुम बस रात 10 बजे तक कमरे में पहुँच जाना। मैं डर गई थी कि मेरी माँ ये क्या कह रही थी, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। मेरी माँ इलाज के बहाने से लड़कियों को बेचती थी। मेरे सामने वो सभी प्यारे प्यारे से चेहरे घूम रहे थे। क्या वो सारी लड़कियाँ मेरी माँ की शिकार हो चुकी थी? मुझे डर लगने लगा, क्योंकि मैंने सुना था कि जो दूसरों की ज़िंदगी खराब करते हैं उनकी खुद की लाइफ भी बर्बाद हो जाती है। माँ ये सब बातें कहकर निकल गई थी। वो बाहर निकल गई तो मैं भी चोरी छुपे उस कमरे से निकलकर अपने कमरे में चली गई। रात को मम्मी मेरे पास आई और बोली, क्या बात है काम्या, आज तुम बाहर नहीं आई? मुझे मम्मी से नफरत हो रही थी। मैंने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मम्मी परेशान हो गई और बोली, क्या हुआ?
तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं? तो मैंने ना में सिर हिला दिया और चादर ओढ़ कर लेट गई। वो पूरी रात मैंने बहुत चिंता में बसर की। मैं इस फैसले पर पहुंच गई कि चलो जो कुछ हुआ उसे तो नहीं बदल सकती हूँ, क्यों ना आगे गलत ना होने दूँ। पर यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ और क्या ना करूँ। दोपहर में एक लड़की अपनी बड़ी बहन के साथ आई और बोली कि मेरे पेट में पथरी है, इलाज करवाना है। मम्मी उनके लिए चाय बनाने चली गई तो मैं उस लड़की के पास आकर बैठ गई और बोली, मेरी माँ के पास इलाज करवाने मत आना, वो फ्रॉड करती हैं। उस लड़की के चेहरे पर खौफ फैल गया था। फिर वो लड़की मम्मी से बिना कुछ बोले वापस चली गई। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी वजह से किसी की इज्जत बच गई। रात में लेटी हुई थी, मुझे बाहर से मम्मी के किसी मर्द से लड़ने झगड़ने की आवाज़ आ रही थी। वह मम्मी से पैसे वापस मांग रहा था, मगर मम्मी जिद पर आ गई थी। मम्मी बोली कि वो लड़की नहीं आई तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। वो मर्द काफ़ी गुस्से में था। आखिर मेरी मम्मी ने हार मान ली और उस आदमी के पैसे वापस लौटा दिए थे। मगर मम्मी जब कमरे में आई तो मैं बोली, मम्मी वो आदमी कौन था? वह आपसे झगड़ा क्यों कर रहा था? मम्मी बहुत डरी सहमी सी लगी थी। वो बोली, कुछ नहीं, तुम आराम से चुपचाप लेट जाओ। मैंने सोचा कि अब मैं मम्मी से साफ साफ अल्फाजों में बात करूंगी, उनसे कह दूंगी कि आपकी असलियत मैं जानती हूँ। मगर शायद अभी मेरे हाथ में कोई सबूत नहीं है, इसीलिए मैं चुप हो गई। एक हफ्ते बाद रात में एक लड़की इलाज के लिए मम्मी के पास आई। मैं कमरे से छुपकर उसे देख रही थी। वह दुल्हन की तरह सजी संवरी थी। आज मौका था। मैं मम्मी के सामने जाकर खड़ी हो गई। मम्मी मुझे देखकर हक्का बक्का हो गई। वह अपने गुनाह पर गुस्से की चादर डालने की कोशिश कर रही थी और बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दफा हो जाओ यहाँ से। मैं बोली, मम्मी ये दुल्हन कौन है? अच्छा, ये तो वो लड़की है ना जो आपसे इलाज कराने आने वाली थी, लेकिन ये दुल्हन बनकर क्यों आई है? अब मम्मी जवाब की तलाश में इधर उधर देखने लगी थी। फिर माँ बोली, काम्या, जो लड़की दुल्हन बनकर आती है वह जल्दी से ठीक हो जाती है। मैंने ही इसे कहा था कि ऐसा कपड़ा पहन कर आना। मैं बोली, मम्मी मुझे आपकी एक एक बात पर शक हो रहा है। ना जाने पापा के मरने के बाद आपने मेरी परवरिश किस तरह की होगी, कहाँ से मुझे पढ़ाया लिखाया होगा। मम्मी आप नहीं जानती हैं, कुछ रोज पहले मेरे पेट में दर्द हुआ था, जैसे मेरे पेट में भी पथरी बन गई हो। मैं दर्द में तड़प रही थी। 2 घंटे आपका इंतजार करती रही, मगर आप घर वापस ना लौटी तो मैं आपके क्लिनिक में चली गई और वो खास तेल उठाकर 3 कतरा नाभि में डाल लिया और एक किनारे जगह पर लेट गई ताकि आप मुझे देख ना लें, क्योंकि मुझे वो थप्पड़ याद था जो आपने मुझे मारा था। आपको पता है फिर क्या हुआ? आप कमरे में आ गई थी। आपने एक शख्स से 10,000 रुपये मांगे थे और कहा था कि लड़की मिल जाएगी। मम्मी आप पैसे के लालच में इस कदर गिर गई हैं, मैंने तो कभी सोचा भी ना था। आप मुझे रूखी सूखी खिला देती, मगर हराम तो ना खिलाती। मम्मी आपकी खुद एक जवान बेटी मौजूद है। उस दिन हमारे घर जो लड़की आई थी इलाज के लिए, मैंने उससे कह दिया था कि मेरी माँ फ्रॉड है, यहाँ हरगिज मत आना। उस रात आपका एक आदमी से झगड़ा हो रहा था। मेरे शक पर आपने यकीन की मुहर लगा दी थी। मम्मी मुझे समझ नहीं आता कि अब आगे क्या होगा। आपकी असलियत से वाकिफ होकर हम दोनों एक घर में एक ही छत के नीचे कैसे रहेंगे? मम्मी रोने लगी, फिर रोती रोती ज़मीन पर बैठ गई। फिर मम्मी ने मुझे जो बात बताई उसके बारे में तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मम्मी बोली, काम्या तू अपनी कह चुकी है, अब मेरी कहानी भी सुन ले, फिर तुझे जो सोचना हो सोच लेना। तुम 8 बरस की थी जब तुम्हारे पापा चल बसे थे। मैं जवान थी, मेरे लिए कई रिश्ते आए थे, मगर मैं तेरा सोचकर रुक जाती थी। मुझे लगता था कि सौतेला बाप तुझे मान नहीं दे पाएगा, वो प्यार नहीं दे पाएगा। मैं क्या करती? मैं तुझे सिसक सिसक कर नहीं देख सकती थी, इसीलिए मैंने पूरी ज़िंदगी तन्हाई में काटी थी। तेरा पेट भरती लेकिन खुद भूखी रहती थी। जब तेरे पिता के जाने के बाद मकान मालिक ने मुझ पर गंदी नियत रखी तो मैं यहाँ आकर रहने लगी। हमारे घर के हालात ठीक नहीं थे। मुझ पर तरस खाकर एक दिन मुझे पड़ोस की एक औरत ने बताया कि वो एक नेक काम करती है,
जिसके उसको ढेर सारे पैसे मिलते हैं। जो लड़का लड़की ख़ानदान वालों से छुपकर शादी करना चाहते हैं वो उनकी मदद करती है। उस औरत ने अपने काम में मुझे भी शामिल कर लिया। लड़कियां पथरी का बहाना बनाकर अपनी माँ के साथ एक रात के लिए मेरे पास आती हैं। उस खास तेल के बहाने उस लड़की को रोक लेती थी। फिर उसी रात उसको वकील के पास ले जाकर, जहाँ उसका प्रेमी मौजूद होता था, उसकी कोर्ट मैरिज करवा दी जाती थी। मैं और मेरे पड़ोस की वो औरत, हम दोनों गवाह बन जाते थे। इसके बदले वो लड़का लड़की हमें ढेर सारे पैसे देते थे। फिर सुबह वो लड़की वापस आ जाती और अपने माँ के साथ वापस चली जाती और फिर धीरे धीरे अपने माँ बाप को अपनी शादी के बारे में बता देती थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरा ये काम चल निकला था। कोर्ट में शादी करने वालों को सब मेरे घर का ही मशवरा दे देते थे। इसमें तो कोई गुनाह नहीं है, मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रही थी। तुमने जो आज बातें की हैं, मैं अपनी ही नज़रों में गिर गई। माँ की बातें सुनकर मैं कांप गई थी। वाकई में मैं कितनी बुरी थी। अपनी फरिश्ते जैसी माँ पर शक किया, उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी और मम्मी के कदमों में बैठ गई थी। मैंने कहा, मम्मी मुझे माफ़ कर दो। मम्मी ने उठकर मुझे गले से लगा लिया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।